नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा घटना है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है आज गोरखपुर। हुआ कुछ यूँ कि गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नया गांव से सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को रात में कोई 11 बजे कंट्रोल रूम को एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि उसका नाम चिंकू निषाद है। कंट्रोल रूम मतलब डायल 112, जो देश भर का अकेला नंबर है क्विक रिस्पांस के लिए, या जिसे आप कहते हैं कंट्रोल रूम के लिए। उन्होंने बताया कि मेरा नाम चिंकू निषाद है, मैं नया गांव का रहने वाला हूं। मैं दोपहर में अपने काम से बाहर गया था। घर में कोई नहीं था। मेरी बेटी नीलम घर में अकेली थी। नीलम की उम्र कोई 19 साल या 20 साल है। वो घर में अकेली थी। हम जब लौट कर आए तो बेटी घर में नहीं थी। मैंने अंदाज़ लगाया कि आज छठ पूजा में सभी औरतें गांव भर की और बच्चियां ये सब शायद अपनी माँ और भाभीयों की मदद के लिए घाट पर गई होंगी। घाट से लौटते समय लोगों से, लड़कियों से, महिलाओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि नीलम घाट पर नहीं गई थी, दिखाई नहीं पड़ी थी। हम लोग परेशान हुए, आसपास ढूंढना शुरू किया, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन लड़की का पता नहीं लगा। मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, मैंने उसको भी फ़ोन कर दिया, वो भी लौट कर आ गई। पुलिस ने कहा ठीक है, देखिए, उम्र पूछी, और फिर जैसी आदत है पुलिस की कि देखो किसी के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी, पता करके बताओ कि किससे उसका चक्कर था। मतलब ये सवाल ऐसा है, ठीक है, जिस लड़की के बारे में अगर इस तरह की बात है तो माँ बाप ही बता देते हैं कि साहब ज़रा दिखवा लीजिए, ऐसा तो नहीं फलां के साथ कहीं चली गई हो। वैसे माँ बाप इस बात को भी छिपाते हैं अपने बेइज्जती के डर से, या पुलिस वाला क्या कह दे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है और कोई मुंह पर लड़की के माँ बाप को ये कह दे कि पता करो, भाग गई होगी, यही जवाब दिया गया। फिर भी सवेरे तक वहाँ पर दो पुलिस वाले, एक सब इंस्पेक्टर पहुँच गए। लड़की की बात थी, और फिर वहाँ पर उन्होंने कोशिश की ये जानने की कि क्या हुआ होगा। इसी बीच में गांव घर के लोगों ने ये बताया कि कल शाम को करीब 5 बजे के आसपास घर का बड़ा बेटा आशीष मोटरसाइकिल से आया था, और जाते समय मोटरसाइकिल पर एक बड़ा बोरा वो लाद कर ले गया था। रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल गिर भी गई उस बोरे में भरी हुई वस्तु के डिसबैलेंस होने पर, और तब गांव वालों ने उसको उठाकर फिर से रखने की कोशिश की। उसने सबको मना कर दिया, खुद ही उसे उठाया, मोटरसाइकिल को भी उठाया और वहाँ से चला गया। पुलिस को जब ये बात घर वालों ने अगले दिन बताई तो पुलिस को भी शंका हुई। पता लगाते लगाते ये पता लगा कि 27 अक्टूबर को, यानी घटना वाले दिन, चिंकू निषाद की पत्नी इसरावती देवी अपने मायके गुलरिहा के गांव अशरफपुर गई हुई थी। चिंकू गांव के बाहर पशु चराने गया था। नीलम घर में अकेली थी। इसी दौरान दोपहर में राम आशीष घर पहुंचा, उनका बड़ा बेटा। शाम करीब 4 बजे तक मोहल्ले वालों ने नीलम को घर के बाहर देखा था। बाद में रामाशीष करीब शाम को 5:30 बजे बाइक पर एक बड़ा बोरा लाद कर वहाँ से चला गया। खैर, पुलिस को कुछ कुछ हल्का फुल्का संदेह होने लगा। पुलिस ने गांव में जिसके जिसके घर में सीसीटीवी लगी थी, वो सीसीटीवी फुटेज देखी गई, और सीसीटीवी फुटेज में 5:30 बजे के आसपास
राम आशीष अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे एक बड़ा सा बोरा लाद कर जाता हुआ दिखाई दिया। शंका पुलिस को थी। पहले पुलिस ने जब गुमशुदगी लिखाने के लिए घर परिवार के लोग थाने पर गए थे और फ़ोन से बताया था, तो उन्होंने फ़ोन नंबर लिया था नीलम का भी और रामशीष का भी। पुलिस ने दोनों को फ़ोन मिलाया, लेकिन दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ थे, बंद थे। बाद में थोड़ी देर बाद, यानी अगले दिन, जब वो फ़ोन ऑन हुआ तो पुलिस ने राम आशीष से उसकी बहन नीलम के बारे में पूछताछ की कि कहाँ है वो, कब चली गई, तुम शाम को गए थे। तो वो बिल्कुल अनजान बना रहा कि नहीं नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, हम कहाँ गए थे, हम कहीं नहीं गए थे, घर वालों से पूछिए, मैं तो घर में रहता भी नहीं, मैं तो अपना अलग मकान बना के रहता हूँ। कुछ इस तरह की बात उसने पुलिस को बताई। फिर पुलिस उसको उठाकर थाने पर ले आई और उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि ये देखो, 5:30 बजे तुम घर से निकले हो, 5:45 बजे फलां जगह से जाते समय ये तुम्हारी कैमरे में कैद हुई तस्वीर है। मोटरसाइकिल पर पीछे बोरा बंधा हुआ है। ये बोरा काहे का था? उसने बताया कि साहब ये कुछ नहीं था, इसमें गेहूं था और मैं साबित कर दूंगा कि इसमें गेहूं था। पुलिस को उसकी हलक से निकलने वाली आवाज़ से ही कुछ अंदाज लग गया। पुलिस ने भी फिर अपनी विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ जैसे ही आरंभ हुई, थोड़ी देर बाद ही वो टूट गया और फिर उसने पूरा वाकया बताया। फिर उससे पूछा गया कि क्या बैकग्राउंड क्या थी, पुलिस ने जानने की कोशिश की। तो ये पता लगा कि राम आशीष की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी और वो शादी के तुरंत बाद ही 7-8 महीने में ही माता पिता से अलग होकर उसने अलग खुद का मकान बनाकर वो उसी में रहने लगा था और उसकी 2 साल की बेटी भी है। पत्नी ज़्यादातर अपने मायके कुशीनगर में रहती है, इसीलिए वो कभी ससुराल और कभी नया गांव के अपने जो उसने अलग घर बनाया था उसमें रहता था। इसी बीच हुआ ये कि चिंकू निषाद की नया गांव के सड़क के किनारे एक ज़मीन थी जो हाल में ही माधोपुर से मानीराम तक बन रहे 4 लेन प्रोजेक्ट की जद में आ गई। मतलब वहीं से होकर उसको जाना था। सरकार ने इसके बदले चिंकू निषाद को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया और जैसे ही ये मुआवजा मिला, राम आशीष यानी उनका बड़ा बेटा उनसे इसमें अपना हिस्सा 2 लाख रुपए मांगने लगा। लेकिन चिंकू निषाद ने सबको बुलाया, सबके सामने कहा कि भाई, बड़ी बेटी की शादी कर दी है, छोटी की शादी तय कर दी है, विवाह में तमाम पैसे खर्च होते हैं, ये पूरा पैसा मैं छोटी वाली बेटी यानी नीलम की शादी में लगाऊंगा और धूमधाम से शादी करूंगा। अब वही दूसरी और कोई लड़की है नहीं। और उसी 5 लाख में से चिंकू निषाद ने कुछ गहने भी खरीद लिए, शादी का कुछ सामान भी खरीद लिया। जब इसमें से पैसा खर्च करके बहन की शादी के गहने और कपड़े आने लगे, इस बात से राम आशीष बहुत नाराज़ हो गया और वो अपने पिता से, परिवार के और लोगों से इस बात के लिए झगड़ा करने लगा कि पहले मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए, फिर इसको देने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको बताया कि राम आशीष निषाद सबसे बड़ा बेटा था। वो टेक्निकली बड़ा साउंड था, राजमिस्त्री जैसे मकान बनवाने में जिस एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, गांव देहात में राजमिस्त्री कहते हैं, हेड मिस्त्री भी कहते हैं, उसका काम करता था। और उसका छोटा भाई गोलू, वो लड़की भगाने के आरोप में अभी भी जेल में बंद था। 2 बेटियों में से एक बड़ी थी जो 21-22 साल की, उसने शादी कर दी थी और 19 साल की बेटी नीलम की उसने शादी तय कर दी थी और उसी के लिए जो पैसा उसको मुआवजे में 5 लाख रुपए मिला था, उसी में उसकी शादी के लिए वो तमाम सामान इत्यादि गहने वहने वो खरीद रहा था।
शाम को जब ये सब हुआ और उसको बुलाया गया, राम आशीष ने बताया कि इस तरह से वो गेहूं था, फलाना था, ठिकाना था। लेकिन जब पुलिस ने विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू की, टूट गया। उसने बताया कि हाँ, मैंने अपनी बहन नीलम को मार दिया। कारण पूछने पर उसने कहा कि मेरा बाप जो 5 लाख रुपए मुआवजे में मिला था, वो इसी लड़की की शादी यानी मेरी बहन की शादी में खर्च करने की बात कह कह के हमारे हिस्से का पैसा हमें नहीं दे रहा था। मैंने सोचा न ये लड़की रहेगी, न इसकी शादी के खर्च होने की बात मेरे पिताजी करेंगे, और वो पूरा पैसा जब बच जाएगा तो हमें हर हाल में मेरा हिस्सा मिल जाएगा। शुरुआत में पूरे गांव ने जब ढूंढने की कोशिश की थी, ये मान के चले कि हो सकता है छठ पूजा में किसी भाभी या किसी एक चाची की मदद के लिए गई हो, लेकिन पता लगा कि वहाँ नहीं गई थी। उसके बाद ही इन लोगों ने पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई थी, गुमशुदगी लिखवाई थी। चिंकू निषाद ने जब रात में ये सब हुआ, गुमशुदगी लिखवा दी, तो अपनी पत्नी इसरावती देवी को ये बात पूरी बताई। वो तुरंत अपने भाई के साथ घर पर लौट आईं और उन्होंने देखा कि घर के भीतर दिया जो रखा जाता है वो टूटा हुआ था। 2 दिए थे, वो टूटे हुए थे और कुछ संघर्ष के निशान भी थे। खैर, पुलिस को जब उसने बताया कि कहाँ है, कहाँ फेंका उसको, तो उसने बताया कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक गन्ने की खेत में मैं ये उसकी लाश को फेंक कर आ गया हूँ। उसने बताया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और मेरे बाप बेटी की शादी यानी मेरी बहन की शादी में 5 लाख रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने जब फिर वही अपने तरीके से पूछा तो उसने कहा कि जहाँ तक मुझे याद है, लाश को मैंने 70 किलोमीटर दूर कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक गन्ने की खेत में फेंक दिया है। पुलिस फौरन आरोपी को साथ लेकर कुशीनगर पहुंची। देर रात तक जब खेतों में तलाशते समय, क्योंकि उसने रात में फेंका था, उसे भी जो आइडिया था उस हिसाब से, तब तक पुलिस वालों को गन्ने के खेत के भीतर से तेज बदबू आने लगी और वो थोड़ा दूर दूर तक जा रही थी। उस बदबू के सहारे पुलिस वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पर वो बोरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। बहरहाल उसके बोरे को खोला गया तो ये पाया गया कि उसमें उसी की लाश पड़ी हुई है। पूछताछ पर रामाशीष ने बताया कि जब वो घर में अकेली थी और मेरे मन में हमेशा ये आता था कि अगर ये मर जाए तो मेरे पिता किसकी शादी में पैसा खर्च करने की बात करेंगे, तो मैंने दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। एक बोरे में भरने की कोशिश की तो उसके हाथ पैर बड़े होने की वजह से आ नहीं रहा था, तो उसके दोनों पैर मैंने मोड़ के तोड़ दिए, हाथ भी तोड़ दिए और उसको फिर पैरों को सीने के ऊपर रख के और बोरे में पैक कर लिया। खैर, जब इतना सब हो गया तो घर वालों ने उसकी पत्नी से भी पूछताछ कराने की बात कही। पुलिस से कहा कि इसकी पत्नी का भी जरूर कोई न कोई हाथ होगा। हालांकि वो न मौके पर गई थी, न मौके से आते जाते समय किसी सीसीटीवी में कैद हुई थी, लेकिन वो कहते रहे कि नहीं, उससे भी पूछताछ की जाए। बहरहाल 29 अक्टूबर को जब ये पूरी घटना का खुलासा हो गया, तब वहाँ के एसपी सिटी अभिनव त्यागी, यंग अफसर है, बढ़िया अफसर है, क्राइम के उसका नैक है और लोग तारीफ़ करते हैं अभिनव त्यागी एसपी सिटी की। तो उन्होंने बताया कि 112 पर 27 अक्टूबर की रात में सूचना लापता होने की युवती की हुई थी। 28 अक्टूबर को सुबह सुबह लोगों ने अपने बेटे रामाशीष निषाद पे शक जताया था और फिर उसके बाद सख्ती से पूछताछ हुई तो फिर ये लाश बरामद की गई। पुलिस ने रामाशीष निषाद को गिरफ्तार करके कल दोपहर बाद या कल शाम तक जेल भेज दिया था। आज की घटना। आज पैसे के लिए पागल एक भाई ने अपनी सगी छोटी बहन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसके पिता को मुआवजे में मिले 5 लाख रुपए
उसके पिता ये कहते रहे कि ये बेटी की शादी में खर्च करेंगे, जबकि वो युवक उसमें से अपना हिस्सा 2 लाख रुपए मांग रहा था। और उसने दिमाग लगाया कि अगर मैं इस बहन को मार दूं, जिसकी शादी में पैसा खर्च करने के लिए मेरे पिताजी हमें पैसा नहीं दे रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि ये पैसा मैं उसकी शादी में खर्च करूँगा, तो जब बहन को मार दूंगा तो फिर वो कहाँ किस शादी में पैसा खर्च करेंगे। एक भाई है वो जेल में है, बाकी और कोई घर में नहीं है पैसा खर्च करने के लिए, तब फिर लामहला पैसा मुझको ही मिल जाएगा। अब सोचिए कितनी खतरनाक सोच एक आदमी की पैसे के लिए, कि उनके पिता उनको पैसा दे दें, उसके लिए इतना दिमाग लगाना कि ये बार बार कह रहे हैं कि बेटी की शादी में खर्च करूँगा, बेटी को ही मार दिया जाए तो फिर पैसा खर्च नहीं होगा और तब फिर मजबूर होकर वो हमें पैसा दे देंगे। अब आप सोचिए कि कैसे किसी के दिमाग में इस तरह की बात आ सकती है अपनी सगी बहन के लिए, कि उसको मार देंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा, जो उसकी शादी के लिए रखा है मेरे पिता ने वो हमको दे देगा। कैसे दे देगा भाई, कोई कैसे दे देगा। लेकिन बस सोच तो सोच, अगर पुलिस गहराई से जांच करे, अब तो खैर पुलिस ने जांच की, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन और समाजशास्त्र की दृष्टिकोण से इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए, तो ये पता लग जाएगा कि रामाशीष की पत्नी का हत्या में हो सकता है कोई रोल न निकले, लेकिन परिवार की इस विसंगति के लिए, परिवार की इस परेशानी के लिए कहीं न कहीं उसकी पत्नी का भी रोल सामने आएगा। शादी होते ही 3 साल पहले की शादी, शादी के 7-8 महीने बाद ही माँ बाप और भाई से अलग होने के लिए अलग से मकान बनाकर रहना, यह 100% उसकी पत्नी का दबाव रहा होगा। और पत्नी की माँ यानी आशीष की सास वही इसके घी में, इस समस्या की घी में आग का काम करती रही होंगी। बेटी के ससुराल जाने के बाद जो भी माताएं, जो भी माएँ सुबह शाम बेटी से बात करके इस घर की और उस घर की रनिंग कमेंट्री कराती हैं, रनिंग कमेंट्री करती हैं, क्या बना है, चाय बना रही हूँ सबके लिए, तुम क्यों बना रही हो, तुम नहीं थी तो कैसे चाय बनती थी, तुम अपना और दामाद का चाय बना लेना, बाकी जो जैसे बनती थी वैसे कहो बनाने के लिए, ये बुढ़िया वहाँ किस लिए है, चाय भी नहीं बना सकती। इस तरह की बातें शादी के तुरंत बाद, जितनी शादी में विदा कर दिया, बेटी ससुराल पहुंच गई, लेकिन माताजी आदत से बाज नहीं आएंगी, रनिंग कमेंट्री यही कह कह के कि हम अपनी बेटी की खुशी के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि इस तरह की माताओं ने, जिन्होंने शादी के बाद बेटी की ससुराल में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दिया, उन्होंने अपनी बेटी का परिवार बर्बाद किया। और ये सिर्फ यही कह कह के कि अरे बड़ा मैंने नाजों से पाला है इसको, 5 आदमियों को खाना कैसे बनाएगी, लिहाजा इसको अलग घर में रहना चाहिए, खुद पति पत्नी रहेंगे, 2 लोगों का खाना बनाएंगे, आराम से ज़िंदगी बसर करेंगे। ये बात समझा समझा के सबको, ससुराल के सारे सदस्यों के खिलाफ कर देती हैं। अब इस घर में भी 5-6 लोग थे भाई, एक बेटा रह गया था, एक बेटी शादी होकर चली गई थी तो आती रही होगी, और सास ससुर थे, और पति था, एक छोटी नंद थी जिसकी शादी तय होनी थी, यानी 4-5 लोग थे। तो यही ज्ञान दिया जाने लगता है माँ की तरफ से कि तुम क्यों सबका खाना बनाओगी, तुम नहीं थी तो इनका खाना कैसे बनता था, कौन खाना बनाता था, जो खाना पहले बनाता था वही अब भी बनाएगा और तुम्हारे लिए भी बनाएगा, कह देना अपनी सास से, कह देना अपनी ननद से, तुम क्यों बनाओगी, तुम क्या खाना बनाने के लिए गई हो। ये उल्टी गंगा, ये उल्टा ज्ञान शादी के 1 हफ्ते के भीतर ही ये माताएं अपनी बेटियों को देने लगती हैं। वही चाय बनाने से शुरू हो के खाना बनाना, बर्तन तुम क्यों मांजोगी, छोटी है तुम्हारी ननद वो मांजे,
वो धोए, वो लगाए। घर का झाड़ू पोछा कौन करता था? सास करती थी। उससे कहो वही करे। अब आप सोचिए, आपने शादी करके घर बसाने के लिए अपनी बेटी को किसी जगह, किसी घर में भेजा है, और आप उसको ऐसा ज्ञान दे रही हैं कि सुबह शाम मारपीट हो। और वही होता है कि ये सब हफ्ते भर के भीतर ही ज्ञान की गंगा थोड़ा थोड़ा करके जब बहने लगती है, तो लड़की भी उस पर अमल करती है, क्योंकि ससुराल में तो उसकी कोई जान पहचान नहीं है, नई नई आई है। पति से हो सकता है थोड़ा बहुत लगाव हो, लेकिन बाकी सब उसके लिए अजनबी हैं। लेकिन उसकी माँ, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही राय दे रही है, क्योंकि ये बचपन से हमें जानती है। और फिर इसी के बाद घर में कलह शुरू हो जाता है। फिर उससे कहती है अपने दामाद से, पहले बिटिया पे दिमाग लगाती है, फिर देखती है कि नहीं, अभी ये दामाद भी काबू में आ रहा है, तो फिर उससे कहती है कि अब भाई अलग तुम अपना बना के रहो। नहीं बिटिया, तो मेरी घर का काम करते करते ससुराल वाले तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहनें इसको पागल बना देंगे, ये काम करते करते मर जाएगी। अलग घर बनाओ, अलग रहो। बताइए, ये कैसा ज्ञान है? ये कैसी बात है? ये कैसी सलाह है? घर तोड़ने वाली है कि घर जोड़ने वाली है? बहरहाल ये दिया जाता रहा है। ये मेरा अपनी सर्विस के दौरान बातचीत, इंट्रोगेशन में ये व्यक्तिगत अनुभव भी है कि ऐसा ही होता है जब घर परिवार बहू के आने के बाद तबाह होने लगते हैं। फिर उसके बिटिया के और उसके पति के नाक में दम कर देंगी कि ज़मीन का बंटवारा करो। तुम अकेले चले आए हो, तुम्हें पैसा भी नहीं देते हैं और पूरी मौज कर रहे हैं, सारी खेती कर रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं। तुमने बताया कि 20,000 का गेहूँ बेचा, तुम्हें कितना मिला? अपना हिस्सा जाकर मांगो। ये ज्ञान शुरू हो जाता है। घर अलग करा दिया, फिर उसके बाद दूसरा ज्ञान शुरू हो गया, उल्टा ज्ञान। फिर ये पता लगा कि सब 5 लाख रुपए मिला है, तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपए मिला है तो अपना हिस्सा मांगो। तुम बहू थी उस घर की, तुमको तो एक पायल और कागज़ जैसी जंजीर दे के टरका दिया, और अपनी लड़की में 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। बेटा बहू कुछ नहीं है लड़की के सामने। ये ज्ञान है जो बहू है उस घर में, आशीष की जो पत्नी है, उसकी माता जी का। मैं ये काल्पनिक रूप से बता रहा हूँ। इस बात का ये मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, किस वजह से इस तरह की बातें होती हैं। जो घर का वही लड़का अचानक विद्रोही हो जाता है, माँ बाप के खून का प्यासा हो जाता है, उसको इस तरह समझाया जाता है। फिर जब इतना आपने उसके दिमाग में जहर घोल दिया, तो वो लड़का भी और आपकी लड़की यानी बहू भी उस घर की, वो फिर माँ बाप से गाली गलौज पर, यानी अपने सास ससुर से गाली गलौज और मार पीट पर उतारू हो जाती है। वही बेटा जो प्यार से घर में रहता था, माँ बाप की इज्जत करता था, भाइयों बहनों में भाईचारा था, लेकिन इतना जहर भर दिया गया कि वही बेटा और उसकी पत्नी, ये दोनों माँ बाप को मारने पर उतारू हो जाते हैं। पत्नी अपने सास ससुर को और बेटा अपने माँ बाप को। ये उस घर की कहानी नहीं होगी, या नहीं है, या काल्पनिक रूप से मैं हर घर की बात, लेकिन ये हर घर में, आप अपने आस पड़ोस के घरों में देखिए, ज़्यादातर घरों में यही कहानी आपको मिलेगी। खूब ध्यान से सोचिए, अपने घर पे भी, अगर आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है, तो यही कहानी आपको अपने घर में ही मिलेगी। इस कहानी के, या इस जो कथानक आजकल चल रहा है, इसके बहुत थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, बहुत थोड़े से अपवाद होंगे। बहुत भाग्यशाली लोगों के यहाँ ये अपवाद आपको मिलेंगे, जहाँ लड़की की माँ ये कहती होगी कि बेटा, मैंने अब तुम्हारी शादी कर दी, मेरे घर से तुम विदा हो गई, अब वही तुम्हारा घर है, और वहाँ सबसे मिलजुल के रहो। नई जगह है, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आखिरकार रहना तुमको वहीं है। एक बात और जो पुलिस के बयानों में नोट की गई, कि आशीष की पत्नी ज़्यादातर अपने मायके रहती थी।
आप इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि उसकी माँ का कितना दबाव रहा होगा उसके ससुराल में, कि वहाँ रहती थी, बहुत कम यहाँ आती थी, और इसीलिए रामाशीष भी वहीं रहता था। अपनी सासू जी का ज्ञान हमेशा उसको दोनों कानों में रस घोलता रहता था, जो इसका दिमाग इतना चढ़ गया, इतना खराब हो गया कि अपनी सगी बहन की उसने हत्या कर दी। तो ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जिनकी बहुएं ऐसी आती हैं, जिनकी माँ अपनी बेटी को बेटी की ससुराल में कोई दखल नहीं देती और शांति और सद्भाव से ससुराल में रहने की बात करती हैं। एक जो इतने दिनों के हमारे पुलिस कैरियर में एक बात जो मेरी समझ में आई है अब तक, और इस घटना से वो ज़्यादा समझ में आई है, मैं आपसे शेयर करूँगा कि जब भी आप लड़के की शादी, अपने लड़के की शादी के लिए लड़की देखने जाएं, तो लड़की देखें, बेशक आपके यहाँ आके रहना है, उसको सब कुछ उसे देखना, बहुत लड़का भी उसे देखे, लेकिन ज़्यादा ध्यान लड़की की माँ पर दीजिए। उसको अच्छी तरह गहराई से समझिए कि कितनी चटक है, कितनी चालाक है, कितना बोलती है, कितनी फैशनेबल है, किस तरह की बातें करती है, सवालों के जवाब कैसे देती है, बेटी से पूछे गए सवालों का कूद कूद कर खुद ही जवाब कैसे देती है। ये सब बातें आप नोट करें, क्योंकि इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब उनकी बेटी आपके घर बहू बन के आएगी तो वो कैसा व्यवहार करेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।